पीसीएस इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। आज हम कुछ बेहद ज़रूरी हालिया घटनाओं और रिपोर्ट्स पर विस्तार से बात करेंगे। ये सब हमें मिले दस्तावेजों पर आधारित है। इसमें कई तरह के विषय हैं, जैसे उद्योगों का सालाना सर्वे, फिर नए डिफेंस डॉक्ट्रिन्स हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्टें हैं। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, सरकारी योजनाएं, एआई के नए मॉडल भी। बिल्कुल। और पर्यावरण की चिंताएं, आर्थिक संकेतक, शिक्षा का डेटा सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और हाँ, अंतरिक्ष की खोजें भी। कोशिश यही रहेगी कि इन सब में से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि उनका असली मतलब क्या है ना? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये सारे विषय ऊपर से भले ही अलग-अलग लगें, पर कहीं ना कहीं ये सब जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए, आर्थिक सर्वे कैसे सरकारी नीतियों पर असर डालते हैं। मान लीजिए पानी और सफाई यानी वॉश वाली पहलों पर। अच्छा। या फिर कैसे टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो या बायोटेक, हमारा भविष्य बना रही है। और साथ ही वैश्विक सहयोग जैसे आईएए या कॉप की बैठकें और देश की अपनी सुरक्षा, ये सब कितने अहम हैं। आज इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए अर्थव्यवस्था और उद्योग से शुरू करते हैं। मॉस्पी यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई 2023-24 के नतीजे जारी किए हैं। हाँ, एएसआई, इसका मकसद यही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, कैसे बढ़ रहा है, उसकी बनावट में क्या बदलाव आ रहे हैं, ये सब समझा जाए। और इससे वैल्यू एडिशन, रोजगार, पूंजी निर्माण, इन सब पर भी जानकारी मिलती है। बिल्कुल। और ये सर्वे, जैसा आपने बताया, सांख्यिकी संशोधन अधिनियम 2017 के तहत होता है। अच्छा, इसमें कौन-कौन सी इकाइयां शामिल होती हैं? मतलब किन उद्योगों का सर्वे होता है? देखिए, इसमें मुख्य रूप से वो कारखाने आते हैं जो फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड हैं। फिर बीड़ी सिगार वाली यूनिट्स भी हैं जो 1966 के एक्ट के तहत आती हैं। और वो बिजली बनाने वाले उपक्रम जो सीईए के पास रजिस्टर्ड नहीं है। और कौन शामिल नहीं होता? इसमें डिफेंस वाली जगह, तेल के डिपो, रेलवे वर्कशॉप या गैस स्टोरेज, ये सब शामिल नहीं होते। समझ गई। इस सर्वे में कुछ खास शब्द भी इस्तेमाल होते हैं, जीवीए, एनवीए जैसे। इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। जीवीए क्या है? हाँ, जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका सीधा सो मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी चीज की वैल्यू कितनी बढ़ी। जैसे आपने कोई सामान बनाया तो उसकी बिक्री की कीमत में से उसे बनाने में जो कच्चा माल या दूसरी चीजें लगी, उनकी लागत घटा दीजिए। जो बचा वो मोटा-मोटा जीवीए है। ओके। और एनवीए? नेट वैल्यू एडेड। वो जीवीए से ही निकलता है? तो बस जीवीए में से मशीनरी वगैरह की जो घिसावट होती है, डेप्रिसिएशन जिसे कहते हैं, वो घटा देते हैं, तो एनवीए मिल जाता है। ठीक है। और फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल? फिक्स्ड कैपिटल मतलब फैक्ट्री के पास जो स्थायी संपत्ति है, बिल्डिंग्स, मशीनें वगैरह, साल के आखिर में उनकी घिसावट के बाद जो कीमत बची है वो। और वर्किंग कैपिटल वो पैसा है जो रोज के काम चलाने के लिए चाहिए, जैसे कच्चा माल खरीदना, सैलरी देना। ये लॉन्ग टर्म एसेट से अलग हैं। बिल्कुल साफ हो गया। तो इस सर्वे के मुख्य नतीजे क्या रहे? कौन से उद्योग सबसे आगे हैं? अगर जीवीए के हिसाब से देखें तो टॉप 5 में है बेसिक मेटल्स, फिर मोटर गाड़ियां, केमिकल्स, खाने पीने की चीजें यानी फूड प्रोडक्ट्स और दवाइयां। और रोजगार देने में कौन से राज्य सबसे आगे रहे? रोजगार में टॉप पर तमिलनाडु है, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। अच्छा। और ओवरऑल ग्रोथ कैसी रही जीवीए और औद्योगिक उत्पादन में? जीवीए में पिछले साल के मुकाबले करीब 11.89% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफी अच्छी है। और औद्योगिक उत्पादन भी 5.80% से ज्यादा बढ़ा है। ये भी एक सकारात्मक संकेत है। और लोगों की कमाई का क्या? उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई? हाँ, प्रति व्यक्ति जो औसत कमाई है वो भी पिछले साल की तुलना में लगभग 5.6% बढ़ी है। वाह, ये तो वाकई अच्छे आंकड़े लग रहे हैं। और आप कह रहे थे कि ये किसी और रिपोर्ट से भी जुड़ते हैं? हाँ, इसे हम ईवाई की एक रिपोर्ट से जोड़कर देख सकते हैं जो पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी पर है। पीपीपी वो क्या होता है? पीपीपी एक तरीका है अलग अलग देशों की करेंसी की असली ताकत नापने का। मतलब ये देखा जाता है कि एक जैसी चीजों की टोकरी, एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए किस देश में कितना पैसा लगता है। इससे देशों की आर्थिक उत्पादकता और लोगों के रहन सहन के स्तर की तुलना करना आसान हो जाता है। अच्छा,
तो ईवाई की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के बारे में? रिपोर्ट का अनुमान है कि पीपीपी के आधार पर भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो देखिए, एक तरफ एएसआई हमें जमीनी हकीकत दिखा रहा है कि उद्योग कैसे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ पीपीपी का अनुमान हमें वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बता रहा है। दोनों मिलकर एक मजबूत आर्थिक तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल, ये दिलचस्प कनेक्शन है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था से जरा राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर चलते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए 3 नए जॉइंट डॉक्ट्रिन्स यानी साझा सिद्धांत जारी किए हैं। हाँ, ये एक बड़ा कदम है सेनाओं के बीच जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और थिएटराइजेशन की तरफ। और सीडीएस का रोल तो हम जानते ही हैं, वो चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं और रक्षा मंत्री के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर भी। बिल्कुल, ये तीनों सिद्धांत भविष्य की लड़ाई और सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। पहला सिद्धांत किस बारे में है? पहला है स्पेशल फोर्सेस एसएफ के ऑपरेशनों के लिए। इसका मकसद है कि आर्मी के पैरा एसएफ, नेवी के मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, हाँ, इनके बीच काम करने के तरीकों में, उनकी शब्दावली में, उनकी बेसिक प्रक्रियाओं में एक साझा समझ बने। इससे डुप्लीकेशन कम होगा, भविष्य के हथियारों की प्लानिंग बेहतर होगी, जमीन, पानी, हवा में कमांड और कंट्रोल की रणनीति सुधरेगी और जॉइंट ट्रेनिंग पर भी जोर दिया जाएगा। ये तो बहुत जरूरी लगता है। और बाकी 2 सिद्धांत? दूसरा है एयरबॉर्न और हेलीबॉर्न ऑपरेशनों के लिए, मतलब हवा से सैनिक या सामान उतारने वाले ऑपरेशन। इसका फोकस है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच ऐसे ऑपरेशनों की प्लानिंग और उन्हें करने में स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो, पुरानी कमियों को दूर करना और नए हवाई जहाज, ड्रोन्स वगैरह को इंटीग्रेट करना। और तीसरा, वो मल्टी डोमेन ऑपरेशन वाला। हाँ, मल्टी डोमेन ऑपरेशन एमडीओ, ये आज के वक्त की जरूरत है। लड़ाई अब सिर्फ जमीन, पानी या हवा में नहीं होती, इसमें साइबर डोमेन, स्पेस डोमेन और यहाँ तक कि कॉग्निटिव डोमेन यानी लोगों की सोच को प्रभावित करना, ये सब शामिल हैं। कॉग्निटिव डोमेन भी? अच्छा। हाँ, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, होल ऑफ नेशन अप्रोच या WONA पर जोर। होल ऑफ नेशन अप्रोच, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देश के लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं, बल्कि देश की दूसरी क्षमताओं, मतलब सिविलियन रिसोर्सेज को भी साथ लेके चलना, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री पार्टनर्स को इंटीग्रेट करना। ये तो काफी व्यापक सोच है। अच्छा, इसी सुरक्षा के संदर्भ में एक अभ्यास का भी जिक्र है, ब्राइट स्टार 2025। हाँ, ब्राइट स्टार। हमारी आर्म्ड फोर्सेज और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स इसमें हिस्सा लेंगे। ये अभ्यास क्या है, मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है? ब्राइट स्टार दरअसल 1977 के कैंप डेविड समझौते के बाद अमेरिका और मिस्र के बीच शुरू हुआ था, एक द्विपक्षीय अभ्यास के तौर पर। पहला अभ्यास 1980 में मिस्र में हुआ, फिर 1995 से ये मल्टीलेटरल हो गया, मतलब और भी देश इसमें जुड़ने लगे। अच्छा। हाँ, और अब ये इस क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े त्रिसेवा थल, जल, वायु मल्टीलैटरल अभ्यासों में से एक माना जाता है। इसमें हिस्सा लेने से हमारी सेनाओं को दूसरे देशों की सेनाओं के साथ काम करने का अच्छा अनुभव मिलता है। समझ गई। चलिए अब सुरक्षा से स्वास्थ्य और पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। WHO और यूनिसेफ की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है वॉश पे, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन पर। हाँ, प्रोग्रेस ऑन हाउस होल्ड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, वॉश 2024। रिपोर्ट का मुख्य संदेश क्या है? रिपोर्ट साफ कहती है कि पानी और सफाई के मामले में जो भारी असमानता है दुनिया भर में, वो SDG 6 यानी सबके लिए साफ पानी और सफाई का लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी रुकावट हैं। क्या कुछ खास आंकड़े हैं जो चिंता बढ़ाते हैं? बिल्कुल, जैसे जो कम आय वाले देश हैं, वहां खुले में शौच की दर आज भी वैश्विक औसत से 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना? हाँ, और पूरी दुनिया में देखें तो सिर्फ 58% आबादी को ही सुरक्षित तरीके से मैनेज होने वाली सफाई सुविधाएं मिल पा रही हैं। और पीने के पानी का क्या? पीने के साफ पानी का कवरेज थोड़ा सुधरा है। 2015 में ये 68% था, अब 2024 में 74% हो गया है। मतलब अभी भी 1/4 लोग? बिल्कुल, अभी भी करीब 26% आबादी को सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल रहा। और एक और बात, पानी लाने का ज्यादातर बोझ महिलाओं पर ही पड़ता है। और करीब 70 देशों में तो मासिक धर्म से जुड़ी साफ सफाई, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में डेटा ही नहीं है ठीक से। भारत के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? हमने स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसे बड़े अभियान चलाए हैं, इनका कुछ असर दिखा? हाँ, रिपोर्ट मानती है कि भारत ने खुले में शौच रोकने में काफी तरक्की की है।
स्वच्छ भारत मिशन SBM का इसमें बड़ा रोल रहा है और इसका असर महिला सशक्तिकरण और शिशु मृत्यु दर कम होने पर भी पड़ा है। लेकिन रिपोर्ट ये भी कहती है कि ग्रामीण इलाकों में और जो हाशिए पर समुदाय हैं वहां ये अब भी एक चुनौती है। मतलब पहुंच तो बड़ी है पर शायद इस्तेमाल और क्वालिटी में अभी काम बाकी है। और जल जीवन मिशन JJM ने हर ग्रामीण घर तक नल से जल पहुंचाने में बहुत प्रगति की है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सबको हमेशा सुरक्षित पीने का पानी मिल रहा हो ये अभी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हुआ है। मतलब असमानताएं अभी भी हैं, खासकर गरीब और आदिवासी समुदायों में। हाँ, रिपोर्ट इसी तरफ इशारा करती है। बुनियादी सफाई तक पहुंच तो लगभग सब जगह हो गई है, पर उसकी गुणवत्ता, इस्तेमाल और फिर वेस्ट मैनेजमेंट, इन पर ध्यान देना होगा। और पानी के मामले में भी खासकर हाशिए पर मौजूद समूहों तक सुरक्षित पानी पहुंचाना अभी भी एक मुद्दा है। पानी और सफाई की बात से पर्यावरण पर आते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर को लेकर एक स्टडी आई है, कुछ चिंताजनक बातें हैं उसमें। हाँ बिल्कुल, ये स्टडी बताती है कि पिछले 40 सालों में गंगोत्री ग्लेशियर का करीब 10% हिस्सा पिघल चुका है। 10%? 40 साल में? हाँ, और इसका सीधा असर ये हो रहा है कि ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उसका बहाव कम हो रहा है। गंगोत्री तो गंगा का मुख्य स्रोत है ना? बिल्कुल, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। करीब 30 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, यहीं से भागीरथी नदी निकलती है जो आगे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। ये पूरा इलाका गंगोत्री नेशनल पार्क में आता है। यहाँ स्नो लेपर्ड, भरल यानी ब्लू शीप, हिमालयन मोनाल जैसे खास जीव भी मिलते हैं। तो ग्लेशियर पिघलने का असर सिर्फ पानी पर नहीं, पूरे इकोसिस्टम पर होगा। जाहिर है, ये एक गंभीर पर्यावरणीय चिंता है। स्वास्थ्य से जुड़ी एक और खबर है, ग्लैंडर्स बीमारी। पशुपालन और डेयरी विभाग ने इसके लिए एक नई नेशनल एक्शन प्लान जारी की है। ये ग्लैंडर्स क्या है? ग्लैंडर्स एक संक्रामक बीमारी है, इन्फेक्शियस डिजीज, जो मुख्य रूप से घोड़ों, गधों और खच्चरों को होती है। ये एक बैक्टीरिया से फैलती है जिसका नाम है बर्कहोल्डेरिया मालाई। क्या ये खतरनाक है? हाँ, ये काफी खतरनाक है। इसे पशुओं की बीमारियों की रोकथाम वाले कानून PCI-CDA 2009 के तहत नोटिफाई किया गया है। मतलब इसकी रिपोर्टिंग जरूरी है। और सबसे चिंता की बात यह है कि ये जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ये जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है और इंसानों में ये घातक हो सकती है। ओह, और इसका कोई इलाज या टीका है? नहीं, अभी तक इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसकी रोकथाम और नियंत्रण पर इतना जोर दिया जा रहा है। संशोधित एक्शन प्लान इसी के लिए है। समझ गए, ये जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ चलते हैं। एक नया टर्म सुनने में आ रहा है, बायो E3। इसका मतलब है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायो E3। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसकी पॉलिसी की पहली सालगिरह पर भारत के पहले नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क का उद्घाटन किया है। नेशनल बायोफाउंड्री नेटवर्क, ये क्या चीज है? ये एक तरह का नेटवर्क है जिसमें फिलहाल 6 संस्थान जुड़े हैं। इसका मुख्य काम है कि बायोटेक में जो रिसर्च लैब में कामयाब होती है, जिसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं, हाँ, उसे बड़े पैमाने पर उत्पादन तक ले जाना, मतलब स्केल अप करना। इससे देश में ही बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसे हम स्वदेशी जैव विनिर्माण कह सकते हैं, और रोजगार के मौके भी बनेंगे। और ये बायो 3 पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग DBT चला रहा है। इसका लक्ष्य है भारत की अर्थव्यवस्था में बायोटेक को एक बड़ा ड्राइवर बनाना। इसके लिए कुछ बायो इनेबलर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे बायो AI हब, यही बायो फाउंड्री, बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। इनके जरिए बायो आधारित प्रोडक्ट्स के विकास और बाजार में आने की रफ्तार तेज करनी है। किन खास क्षेत्रों पर फोकस है इसमें? इसमें 6 प्राथमिकता वाले क्षेत्र चुने गए हैं, जैसे बायोकेमिकल्स और एंजाइम, फंक्शनल फूड्स या स्मार्ट प्रोटीन, प्रिसिजन बायोमेडिसिन यानी एकदम सटीक दवाएं, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर और उसका उपयोग, और भविष्य की जरूरतें देखते हुए समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो क्या पिछले 1 साल में इस पॉलिसी से कुछ हुआ भी है जमीन पर? हाँ, कुछ उपलब्धियां जनाई जा सकती हैं। जैसे मोहाली पंजाब में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है। सेल और जीन थेरेपी, क्लाइमेट स्मार्ट खेती, कार्बन कैप्चर, फंक्शनल फूड्स जैसे अहम क्षेत्रों में 1 दर्जन से ज्यादा जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। अच्छा। और DBT ने राज्यों के साथ भी पार्टनरशिप की है, जैसे असम के साथ MOU साइन हुआ है, वहां बायो E3 सेल बनाने के लिए। ये बायो इकोनॉमी शब्द भी आजकल काफी सुनने में आता है।
इसका क्या मतलब है? बायो इकोनॉमी का मतलब है नवीकरणीय जैविक संसाधनों जैसे पौधे, माइक्रोब्स, बायोवेस्ट का इस्तेमाल करके खाना, ऊर्जा और इंडस्ट्री के लिए जरूरी सामान बनाना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और आर्थिक विकास दोनों के लिए जरूरी है। इसके मुख्य क्षेत्र हैं बायोफार्मा, बायो एग्रीकल्चर, बायो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और बायो रिसर्च। और भारत की बायो इकोनॉमी अभी कहाँ खड़ी है? ये बहुत तेजी से बढ़ी है। आंकड़े देखें तो 2014 में ये करीब $10 बिलियन की थी और 2024 में बढ़कर लगभग $165.7 बिलियन की हो गई है। 10 साल में इतना ज्यादा? हाँ, और लक्ष्य है कि 2030 तक इसे $300 बिलियन तक पहुंचाया जाए। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 के हिसाब से ये भारत की जीडीपी में करीब 4.25% का योगदान दे रही है। ये तो बहुत बड़ा पोटेंशियल। अच्छा, टेक्नोलॉजी में ही आगे बढ़ते, एआई की बात करते। एक नए एआई मॉडल की चर्चा है, हायरार्किकल रीजनिंग मॉडल, HRM। इसे सेपियंस एआई के वैज्ञानिकों ने बनाया है। कहा जा रहा है कि ये इंसानी दिमाग पर आधारित है। हाँ, कुछ हद तक। ये मॉडल मौजूदा बड़े भाषा मॉडलों LLMs जैसे चैट जीपीटी से थोड़ा अलग तरीके से काम करने की कोशिश करता है। LLMs अक्सर चेन ऑफ थॉट COT रीजनिंग पर निर्भर करते हैं। मतलब किसी सवाल का जवाब देने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं। और HRM कैसे अलग है? इंसानी दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है, जिसमें दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग लेवल पर हायरार्किकल और अलग अलग टाइम स्केल पर जानकारी प्रोसेस करते हैं। ये सोचने की प्रक्रिया को, मतलब तर्क करने की प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक एक ही बार में प्लान कर लेता है। उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये कैसे करता है? इसमें 2 तरह के मॉड्यूल इस्तेमाल होते हैं, ऐसा बताया गया है। एक उच्च स्तरीय मॉड्यूल है जो धीरे धीरे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर प्लानिंग करता है, और फिर शायद एक निचला स्तर का मॉड्यूल है जो उसे एग्जीक्यूट करता है। हालांकि उसका विवरण ज्यादा नहीं दिया गया है। दिलचस्प है। देखते हैं ये कितना कारगर होता है। टेक्नोलॉजी का एक और इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में है, UDISE+ सिस्टम। खबर है कि UIDAI यानी आधार वाली अथॉरिटी और शिक्षा मंत्रालय ने हाथ मिलाया है। हाँ, ये स्कूली बच्चों के आधार से जुड़ा मामला है। बच्चों के आधार में समय समय पर बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी होता है, जिसे मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट MBU कहते हैं। तो UIDAI अब इस MBU स्टेटस को UDC+ एप्लीकेशन पर अपडेट करने में शिक्षा मंत्रालय की मदद करेगा। और UDC+ क्या है? UDC+ यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां देश भर के सभी स्कूल अपना पूरा डेटा डालते हैं, जैसे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है, क्या सुविधाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं वगैरह। ये सब रियल टाइम में होता है। तो आधार का MBU स्टेटस, इससे जुड़ने से क्या फायदा होगा? इससे लाखों छात्रों के आधार अपडेट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। सरकार के पास एक ही जगह पर छात्रों की पूरी जानकारी और उनका अपडेटेड आधार स्टेटस होगा, जिससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना आसान होगा। ये डेटा इंटीग्रेशन का एक अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। अब सामाजिक कल्याण और फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आते हैं। PM स्वनिधि योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, उसे सरकार ने रीवैम्प किया है, यानी उसमें कुछ बदलाव किए हैं। हाँ, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे अब 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया गया है। पहले ये दिसंबर 2024 में खत्म हो रही थी। और इसका दायरा भी बढ़ाया गया। हाँ, अब लक्ष्य है 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचना, जिसमें 50 लाख नए वेंडर्स शामिल होंगे। और क्या नए फीचर्स जोड़े गए हैं इसमें? कई अहम बदलाव हैं। पहला, लोन की रकम बढ़ाई गई है। अच्छा। पहला लोन अब 10,000 की जगह 15,000 तक का मिलेगा। अच्छा। दूसरा लोन 20,000 की जगह 25,000 तक का। तीसरा लोन हालांकि 50,000 का ही है। और दूसरी खास चीज है UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। हाँ? ये उन वेंडर्स को मिलेगा जो अपना दूसरा लोन चुका देंगे। इससे उन्हें इमरजेंसी में फॉरेन क्रेडिट मिल सकेगा। ये तो बहुत काम का हो सकता है। बिल्कुल। फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक इंसेंटिव है। UPI से पेमेंट करने पर साल में 1,600 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, ट्रेनिंग की भी बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वेंडर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग सपोर्ट, इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। और FSSAI के साथ मिलकर साफ सफाई और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग भी होगी। मतलब सिर्फ लोन नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने पर भी फोकस है। तो अगर संक्षेप में कहें, PM स्वनिधि शहरी कार्य मंत्रालय की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। हाँ।
मुआ की, जिसका मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करना और उन्हें पहचान देना। बिल्कुल सही। और ये उन सभी शहरी वेंडर्स के लिए है जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से काम कर रहे थे। ठीक है, अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर नजर डालते हैं। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। हाँ, खबर है कि IAEA के इंस्पेक्टरों ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर साइट्स का निरीक्षण फिर से शुरू कर दिया। IAEA के बारे में थोड़ा बताएंगे? ये संस्था क्या करती है? IAEA 1957 में बनी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरगवर्नमेंटल फोरम है परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए। इसका मुख्य काम है परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और SDGs हासिल करने में भी योगदान देती है। इसका मुख्यालय वियना में है ना? हाँ, वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसे 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ईरान का निरीक्षण उसके परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया की नजर रखने की कोशिशों का हिस्सा है। एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा जो आजकल चर्चा में है वो है COP30 और पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1। हाँ, COP30 अगले साल ब्राजील के बेलेम में होनी है और भारत समेत कई विकासशील देश चाहते हैं कि पेरिस समझौते का आर्टिकल 9.1 फिर से बातचीत के केंद्र में आए। ये आर्टिकल 9.1 है क्या? ये पेरिस समझौते का एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। ये कहता है कि विकसित देशों की जिम्मेदारी है कि वो विकासशील देशों को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए यानी मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों के लिए फाइनेंशियल रिसोर्स दें और ये मदद उनके पुराने वादों के अलावा होनी चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है? इसके पीछे सिद्धांत है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सबकी जिम्मेदारी है पर अलग अलग। क्योंकि विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण फैलाया है तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है कि वो विकासशील देशों की मदद करें। विकासशील देश इसी बात पर जोर दे रहे हैं। समझ गई। और आखिर में एक खबर अंतरिक्ष से है, धूमकेतु 3I एटलस। हाँ, 3I एटलस। इसे हाल ही में चिली में स्थित एटलस सर्वे टेलीस्कोप ने खोजा है। एटलस का पूरा नाम है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये 3I एटलस इतना खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये हमारे सौर मंडल में बाहर से आने वाला तीसरा ज्ञात पिंड है, इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। तीसरा? पहला था 2017 में खोजा गया 1I ओumuamua और दूसरा 2019 में 2I बोरिसोव। और इसे इंटरस्टेलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका ऑर्बिट यानी इसका रास्ता हाइपरबोलिक है। मतलब ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ नहीं है जैसे हमारे ग्रह या ज्यादातर धूमकेतु होते हैं। ये बस हमारे सौरमंडल से गुजर रहा है और आगे निकल जाएगा। अच्छा, तो ये कहीं और से आया है? हाँ, किसी दूसरे तारे के सिस्टम से। ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमें दूसरे सोलर सिस्टम्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वाओ, ये तो बहुत रोमांचक है। तो आज हमने वाकई काफी सारे अलग अलग विषयों पर बात की, छोटे रेडी वालों की मदद से लेकर एक खास बीमारी, बड़े आर्थिक रुझान, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक सहयोग, पर्यावरण और यहाँ तक कि दूसरे तारों से आए मेहमान तक। तो इन सब का निचोड़ क्या है? क्या समझे हम इससे? देखिए, निचोड़ ये है कि ये सारी खबरें हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। चुनौतियां और अवसर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें आर्थिक विकास भी करना है और पर्यावरण को भी बचाना है। जैसे ASI के आंकड़े और गंगोत्री या वॉश की चिंताएं साथ साथ चलती हैं। हमें टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाना है, जैसे बायोफायर 3 या HRM, और उसके असर को भी मैनेज करना है। हमें दुनिया के साथ मिलकर भी काम करना है, IAEA, पेरिस समझौता और अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को भी मजबूत करना है, जैसे डिफेंस डॉक्ट्रिन्स या PM स्वानिधि। और लगातार सीखते रहना है। बिल्कुल, लगातार सीखते रहना है, चाहे वो UDC+ जैसा डेटा सिस्टम हो या एटलास टेलीस्कोप से मिलने वाली जानकारी। ये सब दिखाता है कि पॉलिसी, डेटा और साइंस मिलकर कैसे लगातार हमारी समझ और हमारे एक्शन को शेप कर रहे हैं। जिसको सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हमने देखा कि रक्षा में संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण पर जोर है, शिक्षा में UDSC+ जैसे सिस्टम डेटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये जो इंटीग्रेशन का ट्रेंड दिख रहा है, चाहे वो सरकारी विभागों के बीच हो, अर्थव्यवस्था के अलग अलग हिस्सों के बीच या फिर डेटा पॉइंट्स को जोड़ने का हो, ये आने वाले दशक में हमारे शासन करने के तरीके को और हमारी अपनी निजी जिंदगियों को कैसे नया आकार दे सकता है, ये सोचने वाली बात है।